वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रावधान हैं, वो एक साथ कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे आप ये क्लास देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ के नाम से इस चैनल पर मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक RO एग्ज़ाम के लिए, UP PCS के लिए। अभी भी आप अगर कोर्स के लिए परेशान हैं या अपना चाहते हैं स्टडी मटेरियल बेस्ट हो, सिलेक्शन ले सकें, तो उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पेड कोर्स के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और जो भी कोर्स परचेज करेंगे, ज्ञानसुर कूपन कोड अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये होगी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के किस भाग में है ये पार्ट, आप देख लीजिए। राष्ट्रपति के लिए जो रिलेटेड पार्ट है वो भाग 5 है या पार्ट 5 है। इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, तो अनुच्छेद 52 से 78 तक। इसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ का प्रतीक है। तो भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार क्या हैं वो भी देख लीजिए। पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी। सेकंड है कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमता प्रदान करना। थर्ड है लोकसभा भंग करना। ये सारे कार्य होते हैं राष्ट्रपति के। भारत के राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने की कोई सीमा नहीं है, उनको कितनी बार भी चुना जा सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा है, उनके लिए लिमिट है, पर अपने यहाँ भारत में कई बार उनको चुना जा सकता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये समझ लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, तो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। अब राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता क्या होती है, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होता है। पहला कि वो भारत के नागरिक हों, सेकेंड 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हों। कई बार प्रश्न में दे दिया जाता है राज्यसभा लिख के कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, तब आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करेंगे, लोकसभा का। फिर फोर्थ है वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। संघ के वर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, किसी भी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाता है और इसलिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में योग्य माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 53, इसके अनुसार क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संपूर्ण सरकार के क्रियान्वयन के लिए जिन जिन आदेशों, नियम, विनियम आदि की आवश्यकता पड़ती है उसे कार्यपालिक शक्ति कहते हैं, क्योंकि न्यायिक शक्तियाँ न्यायालय के पास हैं और विधायी शक्तियाँ किसके पास हैं, संसद के पास। तो आर्टिकल 53 दे करके पूछा जाता है। तो ये जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड और भी कुछ तथ्य आपको याद रखने हैं, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। जो विधानसभा भंग हो जाती है वह चुनाव में भाग नहीं ले सकती। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचक होना चाहिए और उनका प्रस्तावक होना आवश्यक है और आगे 50 निर्वाचकों को नामांकन पत्र का अनुमोदक होना आवश्यक है। तो याद रखेंगे कि 50 निर्वाचक को प्रस्तावक होना आवश्यक होता है और आगे फिर से 50 निर्वाचकों को नामांकन पत्र का अनुमोदक होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाएं जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनका प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, इसका संवैधानिक अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अब ये अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति ही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय और रक्षा मंत्री को भावी रणनीति में सलाह के लिए
हो, ना कि तीनों सेनाओं का सेनापति हो। तो सीडीएस के बारे में पता चल गया कि तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय और रक्षा मंत्री को भावी रणनीति में सलाह देने के लिए होता है, ना कि वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तो प्रधान सेनापति है वो राष्ट्रपति है। तो आर्टिकल 54 भी अब देख लेते हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य नहीं कर सकते, अतः यदि मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। अब देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया है तो उस विवाद को आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के अनुसार क्या होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया वह निश्चय अंतिम होगा। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं निर्वाचक मंडल, लेकिन नहीं, ये कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसी का ही जो निर्णय है वही अंतिम होगा। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अब आर्टिकल 65 क्या कहता है, इनके अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, रिक्त हो गया है, तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तब क्या होगा, तो उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ये किसके अनुसार है, तो ये एक अधिनियम आया था 1969 में, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। तो आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा और इस प्रकार भारतीय संघ का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। अब है आर्टिकल 74 क्लॉज 1, इसके तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होता है, अर्थात भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है या फिर राष्ट्राध्यक्ष होता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। फिर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके द्वारा 1978 में 74 क्लॉज 1 में एक प्रांतक जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। उल्लेखनीय है मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी जो कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के लिए पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसके अलावा वो लोकसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही होगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य अगर गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। तो आर्टिकल 108 में दिया गया कि कोई गतिरोध हो गया है संसद के दोनों सदनों में किसी भी विधेयक पर, तो संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है और उसको बुलाएगा कौन, उसको आहूत कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के तहत दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ना कि राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में प्रावधान है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा या उच्च सदन और लोकसभा जो कि लोकसभा निचला सदन होता है इस रूप में जाना जाएगा। और संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका पर संसद का वित्तीय नियंत्रण होता है और इसे करों को बढ़ाने का एकमात्र अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी अत्यावश्यक परिस्थितियों में सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति है, अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की शक्ति। इसलिए संसद द्वारा अध्यादेश जारी करना संभव नहीं होता। अध्यादेश कौन जारी करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 123 के तहत। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आया था, इस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। अब ये देखिए आत्यांतिक वीटो क्या होता है, ये मंत्रिमंडल की इच्छाधीन होता है, तब पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया माना जाएगा। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, इसका प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है और इस पर वह अपनी सहमति नहीं देता और इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता भी नहीं है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या फिर पॉकेट वीटो कहा जाता है। आर्टिकल 123 अभी देखा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी जो शक्तियों का वर्णन है वो आर्टिकल 123 में है
और आर्टिकल 280 क्लॉज 1 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और अनुच्छेद 239 के 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। लेकिन यहाँ पर याद करने योग्य बात यह है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हो गई आज राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ तथ्य या कुछ आर्टिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अगले क्लास में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप अभी तक जो आर्टिकल आपने पढ़े वो समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इन क्लासेस की PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो भी कोर्स लेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सिलेक्शन के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी देता है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, डेट भी आ गई है। आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में और मात्र 50 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।